हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 84 यानी कि 84 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 85 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें। विच हैज़ द अर्लीस्ट प्लॉटेड फील्ड इन दी वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी जोती गई भूमि हो जाएगी कालीबंगन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिल्कुल बेसिक से अगर हम बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और यह दास्क नदी के किनारे है। तो ये तो हमने देखे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एरिया कितना था? तो पूरा का पूरा एरिया था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब स्पेसिफिक रूप से हम बात करेंगे कालीबंगन की। तो कालीबंगन के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कालीबंगन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1960 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कालीबंगन ये जगह है कहाँ पर? तो ये हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया के राजस्थान स्टेट में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कालीबंगन जो है तो घग्गर नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कालीबंगन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड या फिर हवन कुंड के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, काली चूड़ियों के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं, भूकंप के प्रमाण भी हमें यहीं से मिले हैं और नक्काशीदार ईंटें भी हमें यहीं से मिली हैं। तो कालीबंगन एक हड़प्पन साइट है और इम्पॉर्टेंट साइट है, ये आप सभी को पता चल गया। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी कल ही हमने बहुत से स्थल यहाँ पर देखे हुए थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी का एक स्थल हमने देखा हुआ था, चनहुडड़ो। तो चनहुडड़ो से एक क्वेश्चन बना हुआ था कि लैंकेशियर ऑफ इंडिया। तो लैंकेशियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चनहुडड़ो को। ये आपने ध्यान में रखना है। और वहीं पर हमने देखा था कि चनहुडड़ो है कहाँ पर? तो यह पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज NG मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला था, कंघी मिली थी, लिपस्टिक मिला था, काजल हो गया, पाउडर हो गया। तो ये कुछ एक चीज़ें हमें यहाँ से मिली थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सिंधु घाटी के स्थलों में ही एक इम्पॉर्टेंट स्थल आ जाता है, वो है बनवाली। तो बनवाली कहाँ पर है? तो वो है हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट में। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें मिट्टी का खिलौना जो है तो प्राप्त हुआ है। अच्छा, तांबे का रथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तांबे का रथ हमें दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। यहाँ से हमें कांस्य दर्पण हो गया, कुम्हार का चाक, शवों को दफनाने की विधि, श्रमिक आवास के प्रमाण, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और यह जो है तो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, शवों को जलाने की विधि और पशुपति मूर्ति, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। देखो, रिवाइज तो हमको बार बार ही करना पड़ेगा। रिवाइज करने से ही हमको बार बार जो है तो चीज़ें याद रहती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। हु एमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिकन क्लास। तो निम्न में से कौन गणतंत्रीय वर्ग से संबंधित है? तो गणतंत्रीय वर्ग से संबंधित कौन सा था? तो वो था मल्ल महाजनपद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मल्ल महाजनपद था,
इसकी कैपिटल क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो टोटल महाजनपदों की संख्या थी 16, और ये जो मल्ल महाजनपद था, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या थी, तो वो थी कुशीनगर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इस क्वेश्चन से संबंधित और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पूरे के पूरे विश्व में पहला गणतंत्र महाजनपद कौन सा था, तो वह कौन सा था, तो वो था वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद की कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी वैशाली। अब कुछ और भी महाजनपद है जिनकी राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मगध महाजनपद हो गया, इसकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज थी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वो थी कौशंबी। कौशल महाजनपद की कैपिटल क्या थी, तो वो थी श्रावस्ती। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिनकी राजधानियां बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त हुई है। तो इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, यह एक बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 123 है, हु वर द ग्रेटेस्ट कंपिटिटर्स ऑफ द सातवाहनाज। तो सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे। तो सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन थे, तो वो थे शकाज। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। शक जो है तो सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी थे। अब यहाँ पर बात आई है सातवाहनों की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, 60 ईसा पूर्व में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी क्वेश्चन जो है तो सातवाहनों से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस वंश के समय सिक्के जो है तो शीशे के बने हुए थे। सिक्के जो है तो शीशे यानी कि लेड के बने हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सातवाहनों के समय जो है तो सिक्के शीशे के बने हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रारंभ किस वंश के राजाओं ने किया था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रारंभ सर्वप्रथम जो है तो सातवाहन के राजाओं ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये प्रमाण हमें नानाघाट के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सातवाहनों के समय ही सामंती व्यवस्था का प्रारंभिक रूप भी हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। शकों से एक क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के राजा ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उज्जैन का एक राजा हुआ जिसने शकों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें। कल्हण रोट राजतरंगिणी इन विच सेंचुरी। तो कल्हण ने राजतरंगिणी किस शताब्दी में लिखी हुई थी। तो कल्हण ने राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछेंगे तो 1148 ईस्वी में, 1148 ईस्वी में कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और शताब्दी पूछेंगे तो 12th यानी कि 12वीं शताब्दी में लिखी हुई थी। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्हण, ये जो कल्हण थे, यह किसके दरबारी कवि हुए। तो कल्हण जो है तो हर्ष के दरबारी कवि हुए। किसके दरबारी कवि हुए, हर्ष के यह दरबारी कवि हुए। ध्यान में रखना, मैं हर्षवर्धन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर हर्ष की बात कर रहा हूँ। अब ये हर्ष कौन था, तो यह कश्मीर का एक राजा था। और हर्ष जो है तो किस वंश का राजा था, तो यह लोहार वंश का राजा था। किस वंश का राजा था, लोहार वंश का राजा था, जो कि कश्मीर में एक वंश हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। और लोहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोहार वंश की स्थापना जो है तो संग्राम राज के द्वारा की गई थी। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, आपको पता होने चाहिए। और कल्हण की राजतरंगिणी में ही हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा रियासत का भी वर्णन मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी हुई थी। अच्छा, शूद्रक के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी, तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया हुआ था कि कनिष्क के दरबार में बहुत से विद्वान रहा करते थे, और उन विद्वानों ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की हुई थी। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी हुई थी। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहते थे, जिन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना की हुई थी। कनिष्क के ही दरबार में अश्वघोष रहते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की हुई थी। कनिष्क के ही दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, जिन्होंने
माध्यमिक सूत्र की रचना की हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता चल गए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। द लोन कन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी वॉज दैट ऑफ। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकेली विजय क्या थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अकेली विजय ली थी मंडावर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मंडावर कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंडावर पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है जलालुद्दीन खिलजी की। तो आपने ये नाम तो सुना होगा कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1290 में की गई थी। और 1296 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया था? तो इसी का दामाद था, इसी का भतीजा था। उसका नाम क्या था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसाश्प। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ही देखो सेना को नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, इन सभी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इन सभी की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? तो वो था मलिक कफूर। ये भी आपको पता चल गया। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शहना-ए मंडी का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमैत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, सीरी का किला हो गया, हजार खंबा महल हो गया, कुश्क ए शिकार हो गया। इन सभी का निर्माण किसने किया था? तो इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी इन दोनों से एक मिक्स सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया था? तो वह कौन सा ऐसा रणथंभौर का शासक था? तो वो था हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। आप सभी ने ये नाम जो है तो सुना होगा। तो हमीर देव चौहान यह रणथंभौर के शासक थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं देखा, वो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था, या फिर चित्तौड़ को अपने कब्जे में कब लिया था? तो 1303 में जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो वो था राजा रतन सिंह, जो कि एक गुहिल्ला राजा थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1303 इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। आने वाले एग्जाम्स में डेट्स ही आपसे ज़्यादा पूछी जाएंगी। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 155 है। हु आर बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल माइग्रेंट्स टू द हिल्स ऑफ प्रेजेंट डे हिमाचल? तो कौन वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं? तो किनको हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोल को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कोल लोगों को और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोल जाति को ही दसा कहा जाता है, कोली कहा जाता है और निषाद कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब किरात जाति से एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरात जाति के लोगों को जम्मू रीजन में क्या कहा जाता है? तो इनको जम्मू रीजन में मावी या फिर मवाना कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने ध्यान से सुनना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल और औदुंबर सेकंड बीसी में कहाँ पर रहते थे? सेकंड बीसी में कहाँ पर रहते थे? तो वो रहते थे चंबा में। कहाँ पर रहते थे? चंबा में। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आने की संभावना है, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। विच पास इज फेमस एज दी पास वेयर मैनी रोड्स मीट? तो कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है उस दर्रे के रूप में जहाँ कई सड़कें मिलती हैं? तो वह कौन सा दर्रा है? तो वह है बारालाचा पास, यानी कि बारालाचा दर्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी दर्रों की बात आती है तो इंपॉर्टेंट दर्रे में आपको बहुत बार रिवाइज करवाता हूँ, तो आज भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और आपने बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारालाचा दर्रे की।
तो बारालाचा दर्रा, इसके यह टोटल कितनी हाइट पर है? तो यह टोटल 4551 मीटर की हाइट पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो यह किन्नौर जिले में है और यह कितनी हाइट पर है? तो यह 4500 मीटर की हाइट पर है। अब कुछ और दर्रे मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। तो बहुत बार मैं आपको बताता हूँ कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाले दर्रे। तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाले दर्रों में सबसे पहले आ जाता है भीम खसोटड़ी दर्रा, यह कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। फिर आ जाता है निकोड़ा दर्रा, यह भी कांगड़ा को चंबा के भरमौर से जोड़ता है, ये भी आपको पता चल गया। फिर आ जाता है इंद्राहर दर्रा, यह भी कांगड़ा को चंबा के भरमौर से जोड़ता है, ये भी आपको पता चल गया। और एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है जो कि है वारू दर्रा, यह कांगड़ा के धर्मशाला को चंबा से जोड़ने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे हमने यहाँ पर देखे जो कि कांगड़ा को चंबा से जोड़ते हैं। अब कुछ और भी दर्रे देख लेते हैं जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों में सबसे पहले आ जाता है कुगती दर्रा, कौन सा जाता है? कुगती दर्रा। फिर आ जाता है छोबिया दर्रा और फिर आ जाता है कालीछो दर्रा। ये 3 दर्रे मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमने देखा हुआ था कि किस दर्रे को शिंगोला दर्रा कहा जाता है? तो जांस्कर दर्रे को शिंगोला दर्रा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है। हारला रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो हारला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्यास की सहायक नदी है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रावी नदी हो गई और सतलुज नदी हो गई, इन दोनों नदियों की चर्चा हमने बहुत बार की हुई है, आज भी हम यहाँ पर देखेंगे। बट आज हम पहले जो है तो ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ब्यास नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ब्यास नदी की सहायक नदियों में बनेड़ नदी हो गई, बाणगंगा हो गई, पार्वती नदी हो गई, लूनी नदी हो गई, तीर्थन हो गई, सैंज हो गई, उहल हो गई, हारला हो गई। तो ये कुछ नदियाँ जो हैं तो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। और व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो व्यास नदी का संस्कृत नाम हो जाएगा बिपाशा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी, इसका वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम है पुरुषणी और इसका संस्कृत नाम है इरावती। इसका उद्गम होता है बड़ा भंगाल से। इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर और हिमाचल में यह कितना बहती है? 158 किलोमीटर। अब बात करते हैं सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और सतलुज नदी का संस्कृत नाम हो जाएगा शतुद्र। सतलुज नदी का उद्गम होता है राकस्ताल तिब्बत से और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो हिमाचल में यह बहती है 320 किलोमीटर। ये देखो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में टोटल लेंथ कितनी है? तो वो हो जाएगी 320 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं जो कि आपको ध्यान में लेकर के चलने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है। टुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टुंडाह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वह कहाँ पर है? तो वह है चंबा जिले में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उनकी स्थापना कब की गई थी, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। ये आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसकी स्थापना कब की गई थी, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसकी स्थापना कब की गई थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी चंबा की कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चंबा में ही गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है चंबा जिले में। अब किन्नौर की कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो उसमें एक आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है? तो ये है किन्नौर में। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर में है। रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये भी किन्नौर जिले में ही है, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपको ध्यान में रखना है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू स्टेट में, कुल्लू जिले में, सॉरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो है 5। तो कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहले आ जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उसके बाद आ जाता है इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद पिन घाटी नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इनमें से
सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनमें से ये जो तीन हैं, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला और खीरगंगा, ये किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पिन घाटी कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। और सिंबलवाड़ा कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? तो इसको 2014 में जो है तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, HPMC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो HPMC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहले बात करते हैं HPMC की, इसकी फुल फॉर्म की। HPMC यानी कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो जून 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।